हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी एमटीएस के आपको प्रैक्टिस सोल्व करवा रहा हूं मैं। 5 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट के पेपर मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं। आज बारी है हमारे डे 5 की, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं 6 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व। जी हाँ बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की। उसके बाद हम लोग सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, सभी शिफ्ट के पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। 2021 के टोटल 42 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था और 42 की 42 शिफ्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। बस आप लोग इसी तरह से वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहना और प्यार देते रहना अपना इसी तरह से बच्चों। दोस्तों, यहाँ आज आपके लिए जो सेट पेपर है थोड़ा सा अलग है, यानी कि आज मैंने यहाँ पर वो जो आंसर दिखाई दे रहे थे आपको वो गायब कर दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा हो गया बच्चों का। बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बच्चों का कहना था कि सर आंसर जो आ रहे हैं इनको गायब कर दीजिएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला वर्ड है हमारा इफिशियंट। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। बच्चों इफिशियंट का मतलब होता है कार्य कुशल। कार्य कुशल मतलब किसी कार्य को करने में एक्सपर्ट, दक्ष। यस, इफिशियंट का मतलब। अब यहाँ बच्चों हमें बताना है इसका एंटोनियम्स। एक्सपर्ट तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉमन मतलब साधारण, आर्डर मतलब सुस्त, आइडल मतलब सुस्त, क्लेवर मतलब चालाक, ये भी इसका आंसर होने से रहा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये वोकेबलरी बेस्ड है बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वोकेबलरी को अपना इंजॉय करते रहिएगा और रोजाना कम से कम 30 से 40 वर्ड डेली पढ़िए आप लोग किसी भी बुक से। हो सकता है अगर आपके पास किरण बुक हो तो किरण बुक से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सब वोकेबलरी वहीं से ही आ रही है आपकी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा इडियम। क्लोज टू वंस हार्ट मतलब किसी के दिल के बहुत नज़दीक होना, किसी के दिल के बहुत नज़दीक होना। वन हु इज़ बीइंग फॉलोड, वन हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स, वन हु इज़ वेरी इमोशनल, डियर एंड इम्पोर्टेंट टू वन सेल्फ। किसी के लिए बहुत डियर यानी कि प्रिय। बच्चों डियर का मतलब यहाँ पे प्रिय से है और इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। किसी के लिए बहुत प्रिय होना और महत्वपूर्ण होना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट है। मैं आपको बता ही चुका हूँ बच्चों कि किरण 16,000 वर्जन अगर आपके पास में है या 14,000 वर्जन आपके पास में है तो उससे आप टोटल सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और अगर आपको अपने आप से नहीं करा जा रहा है तो आप हमसे ले सकते हैं टॉपिक। 75 रुपीज़ पर टॉपिक आपको मिल जाएगा हमसे। वीडियो सोल्यूशन हमने कराया है। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स यानी कि पक्षियों को रखने का स्थान, मतलब जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स उसे बोलते हैं बच्चों एवियरी। क्या बोलते हैं इसको? एवियरी। एवियरी मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। एपियरी मतलब बच्चों एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। यस, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एवियरी और एपियरी में, तो दोनों सेम से ही हैं, बस यहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं और यहाँ पर पक्षी। अगला बच्चों फिर से हमारे पास आ गया है वोकेबलरी से ही। वर्ड है हमारा, आपको उसको बताना है साइनोनिम्स। बच्चों डेलिकेट होता है, डेलिकेट मतलब बहुत कमजोर सा, कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब कमजोर का मतलब शारीरिक रूप से कमजोर नहीं, एक अलग तरह से जो कमजोर होते हैं। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, मतलब बहुत नाजुक पले होते हैं बच्चों, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है बाहर की दुनिया का, इस तरह के, जैसे कोई कोई राजा महाराजा के बच्चे होते हैं जैसे कि ऐसे। डेलिकेट मतलब कमजोर। तो बच्चों आपको बताना है इसका साइनोनियम्स। बच्चों यहाँ पर ब्रिस्क तो नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के, रोबस्ट हट्टा खट्टा, फ्रेल माने कमजोर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और हार्टी बिल्कुल नहीं, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। और आज के पेपर सेट में एक खास बात तो है बच्चों के, यहाँ पर आंसर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदा है कि आप लोग भी मेरे से आगे आगे आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आप लोग भी अपनी क्षमता को चेक कर सकें। ओके गाइस, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिएगा, आंसर देने में कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए। चलिए फिलहाल बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? आपको बताना है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या रहेगी सेंटेंस में। सेंटेंस है हमारा हमारे सामने, द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज़ राइपन इन द फील्ड। फार्मर काट रहा है कॉर्न को जो कि पक चुकी है
फील्ड में। बच्चों यहाँ पर बात हो रही है कॉर्न की, यानी कि फसल की। अब यहाँ बच्चों बात दीजिएगा ध्यान से। द फार्मर बिल्कुल ठीक है, फार्मर के हिसाब से इज प्लस आई एन जी ठीक है। द कॉर्न ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। विच यानी कि जो कि, हैज़ राइपन इन द फील्ड। बच्चों यहाँ पर ये आपका एक प्रॉब्लम वाला पोर्शन है, यहाँ आप लोगों को ध्यान से बिल्कुल करना होगा। विच हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से भी आपको वर्ब यहाँ पे लगानी होगी। बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारा 5 हुआ करते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि हु, whom, which, what और that। आपको पता है बच्चों कि हु और whom का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी व्यक्ति के लिए। बाकी ये सभी आपके नॉन लिविंग टाइप हैं, मतलब इनका इस्तेमाल आप लोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया करते हैं। अब यहाँ विच हैज़ राइपन जो कि पक चुकी है, मुझे यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर नज़र आ रही है। यहाँ पर विच इज़ राइपन अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सेंटेंस में यहाँ पर हैज़ ना करके इज़ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेंटेंस में बी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। यस दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलिए बच्चों यहाँ पर पोलेट्री, सिमेट्री, सल्ट्री और जेंट्री, यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वर्ड की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। बच्चों यहाँ जो पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं पोलेट्री, मुझे तो यही आपका वर्ड रॉन्ग लग रहा है देखने में। पोलेट्री की जो सही स्पेलिंग रहेगी POLLETRY, जी नहीं, पर इनको देख लेते बच्चों, ये सारे सही हैं क्या आपके। सिमेट्री की स्पेलिंग SYMMETRY, बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये सिमेट्री आपका। अगला वर्ड है हमारा सल्ट्री, ये भी ठीक है। जेंट्री तो खैर बिल्कुल ठीक है ही। ये आपका पोल्ट्री ही गलत है बच्चों, फिर पक्की बात है। यहाँ पर पोल्ट्री की जगह यहाँ पर कुछ और वर्ड आएगा, लेकिन ये स्पेलिंग आपकी पूरी तरह से रॉन्ग है। अब ये वर्ड क्या है क्या नहीं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये आपका स्पेलिंग यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग दी गई है। अगला आ गया बच्चों आपका ईडियम। आपको बताना है इस ईडियम का मतलब। वर्ड है आपका गो बैंकर्स, यानी कि गो बैंकर मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि गो बैंकर्स, सॉरी माफी चाहूँगा, बैंकर्स पढ़ लिया, यानी कि पागल हो जाना। बिल्कुल तरह से क्या हो जाना बच्चों, पागल हो जाना। बहुत मतलब ये पागल वैसे वाला पागल नहीं बच्चों, ये पागल इस तरह का पागल है कि मतलब ये खुशी से पागल हो जाना, किसी चीज़ को सुन करके इस तरह से पागल हो जाना है ये। तो यहाँ पर गो बोंकर्स मतलब बिकम क्रेजी, बिकम क्रेजी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला ही ऑप्शन करा है। बिकम वेल्दी धनी हो जाना, सेल्फिश स्वार्थी हो जाना, ग्रीडी मतलब लालची हो जाना। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन ही पूरी तरह से करेक्ट। आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयरिंग द पाइप्स, मैंने प्लम्बर को पे किया है फॉर रिपेयरिंग द पाइप्स। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर तो ये सेकंड फॉर्म हो गई है। यहाँ तक तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस में क्या आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है बच्चों। फोर, बच्चों फोर हमारा एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद कभी भी कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आया करती है, टू को छोड़कर। बस टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अन्यथा सभी प्रेपोजिशन चाहे कोई भी प्रेपोजिशन हो उनके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। तो यहाँ पर आपका फॉर रिपेयरिंग आपका होना चाहिए था, जो किसी ने नहीं किया है। तो सेंटेंस में यहीं पे आपकी एरर हो जाएगी, यानी कि ए पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। द टास्क हैज़ बीन डैश टू द जूनियर्स। अब यहाँ पर ये भी एक तरह का देखा जाए तो बच्चों वोकेबलरी बेस्ड ही आ गया है पूरा का पूरा। इसको वही कर पाएगा जिसको
वोकेबलरी खूब अच्छे से पता है सारी की सारी। यस, चलिए मैं आपको एक एक वर्ड का यहाँ पर मीनिंग क्लियर करता हुआ चलूँगा, जिससे कि आप लोग बहुत ईजिली इनको कर पाएँ एग्ज़ाम में। और आप लोग बच्चों क्या करेंगे, एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करें, जिससे कि आप लोग इन वर्ड को बहुत आराम से आगे भी यूज़ कर सकें। जैसे कि पहला वर्ड हमारा इस्तेमाल हुआ है असाइन। बच्चों असाइन का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना। द टास्क हैज़ बीन डैश टू द जूनियर्स, नियुक्त करना या सौंप देना, नियुक्त करना या सौंप देना। बच्चों अटैच मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, कि जिससे कोई चीज़ अटैच होना। अगला वर्ड है बच्चों हमारा हायर। बच्चों हायर का मतलब भी होता है एक तरह से किसी को किराए पर देना, इस तरह से कह सकते हैं। इलेक्टेड मतलब चुनना। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ए ही पूरी तरह से करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला है बच्चों हमारे यहाँ पे फिर से आपको बताना है, ये जो अंडरलाइन उसने वर्ड किया है, अंडरलाइन वर्ड के हिसाब से आपको उसका मीनिंग बताना है कि क्या इसका आंसर रहेगा। ये बच्चों आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया है, उस वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग पता होने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको नहीं कर सकते। तो यानी कि यहाँ पर फिर से आपके काम आएगी वोकैबुलरी। द स्ट्रॉन्ग विंड डैश द कैंडल। बच्चों यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड ने कैंडल को बुझा दिया। बच्चों ये ब्लो जो आप देख रहे हैं BLOW और उसके बाद फ्रेजल वर्ब लगाई गई है ब्लो ऑफ। पहली बात तो बच्चों ये कि यहाँ पर सेंटेंस हमारा पास्ट की भावना से चल रहा है। आपकी यहाँ पर सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, ब्लो नहीं, इसकी सेकंड फॉर्म आपकी ब्लू आनी चाहिए थी। यस, सेकंड फॉर्म क्या रहेगी इसकी, ब्लू। और बच्चों ये आपका एक फ्रेजल वर्ब कह लीजिए इसको, या इडियम ही कह लीजिएगा। ब्लो ऑफ एक अलग मीनिंग हो जाता है। ब्लो ऑफ का मतलब होता है किसी को फूंक मार करके उड़ा देना, फूंक मारकर उड़ा देना। जबकि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हवा ने जो है मोमबत्ती बुझा दी थी, मोमबत्ती बुझा दी थी। तो यहाँ पर ब्लू आउट आपका हो जाता है ब्लू आउट। बच्चों मोमबत्ती बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लो आउट। ब्लो आउट यानी कि मोमबत्ती बुझाना, फूंक मार करके। तो यहाँ पर क्या कैसी मतलब हवा से मतलब बुझाना, बस कुल मिला के बात। और टायर के फटने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसी का ही, ब्लो आउट मतलब टायर का फटना भी इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अगला, देर आर वेरी लिटिल पीपल्स, बहुत ही कम लोग थे। देर आर वेरी लिटिल पीपल्स। तो यहाँ दोस्तों पीपल को गिना जा सकता है, तो आप यहाँ पर वेरी लिटिल का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पर फ्यू का इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा होगा। लिटिल का इस्तेमाल करते हैं हम तब जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो, लेकिन जब पीपल गिने जा सकते हैं तो आप लोग लिटिल का नहीं, यहाँ पर फ्यू का इस्तेमाल कीजिएगा, वेरी फ्यू पीपल। दूसरी बात, पीपल हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें आपको ऐसी आई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर विजिट करता रहता हूँ, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है कंटिन्यूसली, यूनिवर्सली, सॉरी अनइनवरली, रेगुलरली। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट की भावना के लिए आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा रेगुलरली। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अ पर्सन हु, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि किसी के जैसा बनने की कोशिश करना, जिससे किसी को धोखा दिया जा सके, चालबाजी चलना, एक तरह से कैसे जैसे रावण ने किया था बच्चों रामायण के अंदर। किसी का रूप धर के, किसी का रूप धर के किसी को धोखा देना, यानी कि इम्पोस्टर, यानी कि पाखंडी, ऐसे स्क्वायर रखिए आप लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट।
आगे देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। द चिल्ड्रन जम्प्ड एट जॉय व्हेन दे सा द स्लाइड्स इन द पार्क। ये आपका हो गया है आपका ग्रामेटिकली एरर वाला पोर्शन। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। द चिल्ड्रन जम्प्ड, बच्चों जंप के साथ में आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन इनटू आया करती है, नॉट एट। तो यहाँ पर आपका यही पार्ट हो जाएगा रोंग। बी पार्ट में एट की जगह इनटू आपका होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। He got away from punishment as there was not enough evidence against him। बच्चों हमें बताना है इस अंडरलाइन वर्ड की जगह क्या ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बच्चों ये आपका एक अंडरलाइन वर्ड में जो दिए जाते हैं आपके इडियम्स, फ्रेजल वर्ब कुछ भी हो सकते हैं, आपको ये लर्न होने चाहिए, तभी आप इनको कर पाएंगे। He got away from punishment, बच्चों ये गेट अवे आपका एक इडियम होता है, फ्रेजल वर्ब कह लीजिए इसको आप। गेट अवे मतलब कोई गलत काम करना लेकिन उससे बच नहीं करना, मतलब दंडित होने से बच नहीं करना। कोई गलत काम करना लेकिन दंडित होने से बच नहीं करना। ही गोट अवे फ्रॉम पनिशमेंट एज देयर वॉज नॉट इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस यानी कि प्रमाण नहीं मिले हैं सही सही, तो इसलिए उसको जो है दंड होने से बच गया वो। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। देखा जाए तो यहाँ पर कोई एरर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ही गोट अवे फ्रॉम पनिशमेंट यानी कि उसको बिना दंड दिए ही बच गया वो, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सही सबूत नहीं मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से वोकेबलरी बेस्ड है। वर्ड है हमारा बेफल, BAFFLE। बच्चों याद रखें इसको, बेफल का मतलब होता है बच्चों चकरा जाना, चौंक जाना। याद रखें कि जब वो BA में फेल हुआ तो मैं चौंक गया, मतलब एक बहुत होशियार बच्चा आपके नजरों के सामने फेल हो गया है तो आप चौंक गए हैं कि मतलब फेल कैसे हो गया वो। तो बेफल मतलब चौंक जाना। आपको बताना है इसका करेक्ट सिनोनिम्स। बच्चों सिनोनिम्स से उसका करेक्ट हो जाएगा परप्लेक्सिटी से चौंक जाना, बाकी तो सब कुछ इसके लायक बैठ ही नहीं रहे हैं। तो चौंक जाना यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। दिस लेसन इज डैश देन द प्रीवियस वन। ये लेसन जो है बहुत डैश है प्रीवियस वन से। बच्चों देन आ गया है तो कोई कंपैरेटिव डिग्री आपकी यहाँ पर आनी चाहिए थी। कंपैरेटिव डिग्री हमारी यहाँ पर ये तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, ये सुपरलेटिव हो जाएगी। यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको सी आंसर लगाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी पूरी तरह से करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा वोकेबलरी से स्टेबल। बच्चों स्टेबल का मतलब दो होते हैं, एक तो घोड़े को रखने का स्थान, और स्टेबल मतलब किसी चीज़ का स्थिर हो जाना। आप बस स्टेबल हो चुका है वो बंदा, कहते हैं ना वो बंदा स्टेबल हो चुका है अपनी इस पे लाइफ में। स्टेबल मतलब अब वो स्थिर हो चुका है, फिक्स हो चुका है, कामयाब हो चुका है। तो यहाँ पर स्टडी डगमगाना, शेकी बच्चों स्टडी मतलब स्लो स्लो स्थिर के साथ आगे बढ़ना। तो आपका आंसर हो जाएगा शेकी मतलब डगमगाना, क्योंकि आपको बताना है एंटो यानी कि विलोम शब्द। तो बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों हमारा बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें से इनकरेक्ट है। टूरिस्ट TOURIST बिल्कुल ठीक है, टूरिस्ट की स्पेलिंग यहाँ पर। अगला वर्ड है हमारा केमिस्ट CHEMIST बिल्कुल ठीक है। अगला वर्ड है हमारा साइकिलिस्ट बिल्कुल ठीक है ये भी। अगला वर्ड है हमारा फ्लावरिस्ट, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग दी गई है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। डैश इज द रीजन फॉर दिस चाउस। बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि सही ऑप्शंस कौन सा रहेगा। यहाँ पर ये जो वर्ड उसने दिया है चाउस या काउस, इसका मीनिंग होता है बच्चों गड़बड़। अब इसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर अपना ऑप्शन ढूंढ सकते हैं।
यानी कि अब यहाँ पे बच्चों वाई इज द रीज़न तो होने से रहा, होम के साथ तो बच्चों वर्ब आया ही नहीं करती है। व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न, वैन आपका लगता है टाइम के लिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्लोज टेस्ट आपको दिया गया है, पूरी की पूरी कहानी आपके सामने है। द जज इन अ सोलम मैनर डिक्लेयर डैश देर वर इनफ एविडेंस टू डैश दैट मैक्स हैड इंडीड डैश हिज नेबर कैट्स, दिस वॉज अ डैश क्राइम एंड डिजर्व इन एंड डैश पनिशमेंट। जज ने अ सोलम मैनर, एक गंभीर मैनर के साथ में, डिक्लेयर किया, घोषणा की, डैश कि देर वॉज इनफ डैश, बच्चों यहाँ पर, अब यहाँ पर द जज इन अ सोलम मैनर डिक्लेयर्ड, घोषणा की, तो यहाँ पर आपका आंसर की के अर्थ में दैट हो जाएगा की। तो बच्चों यहाँ पर दैट आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, पहले का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि देर वॉज इनफ एविडेंस टू डैश, तो इनफ एविडेंस मिले हैं टू डैश। अब यहाँ पर देखना है क्या ऑप्शन होंगे करेक्ट हमारे पास में, टू रिजल्ट, टू टेस्ट, टू चेक, टू प्रूव। तो यहाँ पे देर वॉज इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट, बच्चों आगे भी फिर से दैट आ रहा है, और दैट यहाँ पर आ रहा है तो इसके बाद पक्का बच्चों प्रूव आएगा। प्रूव दैट मतलब जो सिद्ध करते हैं कि, प्रूव दैट, तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर हो जाएगा प्रूव, और प्रूव हमारा ऑप्शन है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर स्टोलन, स्टीलिंग, स्टोल या स्टील, यानी कि तीनों वर्ब हमारी एक ही हैं, बस उनकी फॉर्मेशन बदली गई। दैट मैक्स हैड इंडीडेड, बच्चों यहाँ पर हैड आ गया है तो थर्ड फॉर्म का ही आना जरूरी है। आपको दिया गया है स्टील, स्टील माने चोरी होना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बच्चों स्टोलन। क्या हो जाएगा बच्चों इसकी थर्ड फॉर्म, स्टोलन, तो यहाँ पर आपका स्टोलन ही आएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन पे क्या है, स्टर्न, सीरियस, सोबर या स्टडी। हिज नेबर हैड इंडीड स्टोलन हिज नेबर कैट, दिस वॉज अ डैश क्राइम, ये एक डैश क्राइम है, तो ये एक सीरियस क्राइम है। तो क्या है ये आपका एक सीरियस क्राइम। सो दिस वॉज अ डैश क्राइम, दिस वॉज अ सटर्न मतलब कठोर, सीरियस मतलब गंभीर, सोबर मतलब सभ्य, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा सीरियस क्राइम, दिस वॉज अ सीरियस क्राइम एंड डिजर्व एंड डैश, और डिजर्व करता है एज डैश पनिशमेंट, डैश पनिशमेंट के वो डिजर्व करता है। तो यहाँ पर इनविजिबल, अदृश्य, इम्प्रॉपर अनुचित, अप्रोप्रिएट मतलब उचित, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ओके दोस्तों, सो ये था आपका आज का सेट पेपर। ये एसएससी ही में आपका आए हुए क्लोज टेस्ट थे, एसएससी एमटीएस का पेपर मैं आपको आज सोल्व करवा रहा था बच्चों। 6 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 1 का ये आपका पेपर था। कल हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ में। और दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी ईयर का कोई भी सोल्यूशन चाहिए हो, ग्रामर का, किरण का, एमबी का, मिरर का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं आप लोग और जानकारी ले सकते हैं 8279738238। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।